हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ये क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, इसका डोमेन रेंज क्या होता है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। अगर आपके पास में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एकदम बेसिक से हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझते हैं कि यह एक्चुअली में है क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक हम चलते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक रियल वैल्यू है, ठीक है। अब कोई भी एक रियल नंबर अगर मेरे पास में है तो उसका एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एक अलग चीज़ है। यानी कि जब एक 9th-10th में जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है, -12 भी होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं किसी भी एक रियल नंबर के लिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन के थ्रू लिया गया। अब होता क्या है कि कोई भी वेरिएबल, अब देखो यहाँ पे नंबर तो हमको पता नहीं है, कोई भी अगर मान लो हमारे पास में वेरिएबल रहेगा तो उसका इंटीजर पार्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसी के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसकी हेल्प से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लो कि मान लो मैं 3.2 मेरे पास में कोई भी एक रियल नंबर है तो इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ। ये इसका इंटीजर पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया जो कि 0 से 1 के बीच में है। अब यहीं पे अगर मान लो -3.2 मेरे पास में होता तो टेक्निकली मैं क्या करता, -3 और प्लस -0.2, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख देना है कि भाई ये 2 हो जाएगा और ये 1.2, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए। ये वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से इसका इंटीजर 2 ना आके, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ना आके 3 आता है। वहीं पे -3.2 की जब भी हम बात करें तो उसको ऐसे हमने लिख दिया, बट हमको क्या पता है कि ये तो केवल पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ। अब मैंने 1 ऐड किया तो नंबर बढ़ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब जब हमने ऐसा किया तो इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ये वैल्यू का आउटपुट आ रहा है 0.8, जो कि एक फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, 0 से 1 के बीच में भी है। अब इस सिचुएशन में जब हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव साइन किसी रियल वैल्यू के साथ आता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अब यहाँ पे -3 ना होके -4 हो जाएगा, है ना। जैसे अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ 0.2 ऐसे कर देंगे हम, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों को, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर को कंबाइन समझ रहे हैं जिससे कि आसानी से समझा जा सके। वहीं पे अगर -0.2 होता तो यहाँ पे अब हम इसको 0 + -0.2 ना लिख के -1 + 0.8 लिखते। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अभी भी हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सिंस यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच होता है, तो इसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं, जिसकी वजह से अब मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह जैसे अब -3.49 का अगर मैं निकालूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, डायरेक्टली -4 हो जाएगा, बट वहीं पे प्लस में अगर ये वैल्यू होती इसका हम निकालते तो 3 हो जाता, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो इसके अंदर कभी इंटीजर ही लिखा रहेगा, तो जब इंटीजर लिखा रहेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो कुछ आएगी नहीं। जैसे अगर मान लो मेरे पास 3 लिखा रहता तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता, यहाँ पे 0.0, ठीक है, यानी कि बेसिकली 0 ही आता, तो ये इसका इंटीजर हो जाता है। तो हर केस में जब भी चाहे -3 रहता, अब -3 यहाँ पे रख दो, अब यहाँ पे 0.0, क्योंकि अब ये वैल्यू तो कुछ है ही नहीं ना, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू केवल 0 है, और 0 तो यहाँ पे इसके अंदर हम ले सकते हैं जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो जब भी इंटीजर होगा उसको डायरेक्टली हम लिख देंगे,
लेकिन जब भी कोई नॉन इंटीजर वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे होगी, जैसे -0.01, तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास में -1 आएगा, क्योंकि इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो मेरे पास कोई भी वेरिएबल के फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया, तो किस किस वैल्यू का हम बना सकते हैं ग्रेटर, सारी की सारी रियल वैल्यूज का हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर में रख दूं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट कोई न कोई इंटीजर हमारे पास निकल के आएगा। रेंज क्या हो सकती है, रेंज इसकी हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। जितने भी अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट फाइनली निकल के आ रहा है वो केवल और केवल इंटीजर ही हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर रहेगा। जैसे अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस तरीके की वैल्यूज का भी यूज कर लेते हैं हम, जिसमें इसको हम यूलर्स कांस्टेंट, यहाँ पे जो ई है इसको यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यूलर्स नंबर बोल लो, और इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी बेसिकली वैल्यू 2.71 होती। अब अगर मान लो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 2.71 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो कि 2 होती है। यहां पे आओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2.71 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो -7 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है, तो ये -7 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्टली निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे पास में आ रहा है और पाई की वैल्यू तो हमको पता है ये 3.14 होती है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब -8 हो जाएगा, क्योंकि ये -7 पॉइंट समथिंग है, जिसको -8 प्लस 0 पॉइंट समथिंग करके लिखेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -7 पॉइंट समथिंग हमको देगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 आ गया, और यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 3, तो इसका आउटपुट आएगा -5। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसी को, ये जो हमारे पास में fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिखा है, इसको हम एक पीस वाइज फंक्शन में भी तोड़ के लिख सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन से मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम किसी fx को x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, फॉर एग्जांपल जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू 0 के बराबर है, और जब fx 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 5 के, ये हम मान ले रहे हैं कि ऐसा कोई एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन जो अलग अलग टूट जाता है अलग अलग x की वैल्यूज के लिए, अलग अलग x के इंटरवल पे, उसको अपन पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ऐसा ही हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ fx। अब देखो, जब हमको पता है यहाँ पे कि हम x को 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, अब देखो जब भी मैं x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लूँ जो कि 0 पॉइंट समथिंग रहे, 0 से 1 के बीच का मतलब देखो 0.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, 0.2 ग्रेटेस्ट फंक्शन 0, 0.3 का भी 0, 0.4 का 0, 0.5 का 0, 0.9 का 0, 0.99999 का, इसका भी 0। जैसे ही 1 होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। लेकिन 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेगो और जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उस केस में आउटपुट 0 आए। लेकिन अभी यही वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 या 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, उस केस में क्या होगा, इसको 1.1 कर दो, 1.2 कर दो, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 9 ये सब कर देते हैं। जब भी हम ये कर रहे हैं इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा। इस तरीके से सारी के सारी वैल्यूज़ 1 हो जाएंगी, तो यानी कि आउटपुट हमको 1 मिलेगा। इसी तरीके से जब 2 होगा और 2 से 3 तक जा रहे हैं तो वैल्यू 2 मिलेगा, और इस तरीके से आगे चलता है। ऐसे ही ऊपर आ जाते हैं, जब x की वैल्यू -1 होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 रहेगा। लेकिन जब वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग भी होगी, यानी कि -0.1, तो भी हमने देखा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास -1 आ रहा था। -0.2 भी होगी तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा, -0.45 होगी तो भी -1 आएगा। तो इस केस में हमेशा -1 आएगा। फिर अगर -2 होगी और -1 पॉइंट समथिंग से बीच में चल रही तो -2 आएगा, और इस तरीके से ये वैल्यूज
चलती जा रही है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी की हेल्प से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि बन जाएगा कि हम यहाँ पे दोनों एक्सेस ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 ले लो, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, -2 आ जाएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, ज़्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक रफ आइडिया अपने को लेना। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो आउटपुट 0 आएगा। तो यानी कि 0 पे 0, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, बस हर जगह 0 आएगा, केवल 1 को छोड़ दो। ठीक है, ये वाला जो होलो सर्किल होता है ये इंडिकेट करता है कि उस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये वाला एक फील्ड सर्किल जिसको हम बोलते हैं फील्ड सर्किल, जो बेसिकली ये बताता है कि इस वाली वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में अपने काफ़ी डिटेल में जेई के मास्टर क्लास फर्स्ट में अपने बात की थी इंटरवल के बारे में, तो वहाँ पे काफ़ी थोरोली इसको डिस्कस भी किया। ठीक है, 1 पे हमको पता है कि इसका आउटपुट 1 आता है और 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज़ पे आउटपुट 1 रहता है, ये आ जाएगा। 2 पे पता है हमको इसका आउटपुट 2 आता है, 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज़ का ये आता है। ऐसे ही 3 पे बात करोगे तो 3 आता है, फिर 4 तक जाता है, 4 पे बात करोगे तो 4 आता है, फिर इस तरीके से 5 तक जाता है। लेकिन 0 पे तो इंक्लूड हमने ऊपर वाले में कर लिया, तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे नहीं। -0 पॉइंट समथिंग पे हमेशा आउटपुट -1 आता है और -1 पे भी -1 आता है। फिर -1 को वहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो -2 को यहाँ पे कर दो, ये आ जाएगा। ऐसे ही -3 को हम यहाँ पे होलो सर्किल आएगा, -3 को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, जिसको बेसिकली हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसको फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारे पास में बनता है। अब देखो, अब इसी पे बेस्ड एक हल्का छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वैसे दिखने में हो सकता है किसी किसी को लगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे जैसे 1/4 है, 1/4 का पता है अपने को 0.25 है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0। यहाँ पे इसमें ये ऐड हो रहा है, अब ये ऐड होते हुए जा रहा है। ठीक है, और कहाँ तक ऐड हो रहा है? यहाँ तक। अब इसको देखो, ये जो 1/200 है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये एक्चुअली में 0.5/100 कर दो यहाँ पे तो 0.05 आ जाए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ये 0.25 में ऐड होता हुआ जा रहा है। तो इसकी वैल्यू तो देखो, पहले वाले की वैल्यू हमको पता 0 है ना, इसकी वैल्यू 0, अगले वाले की भी 0 हो गई, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। ऐसे ही अगले वाले की भी 0 हो गई, इसके अगले वाले की भी 0 हो गई। लेकिन ये 0 कब तक हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये पता है कि ये 0 तब तक होगा, या 0 तब नहीं होगा जब इसके अंदर की वैल्यू कोई और इंटीजर बन जाए, या कोई और इंटीजर पॉइंट समथिंग बन जाए। जैसे 0 पॉइंट समथिंग अगर 1 पॉइंट समथिंग कहीं पे बन रहा होगा, या 1 कहीं पे बन रहा होगा, तो वहाँ पे ये 0 बनना बंद हो जाएगा। तो 1 कहाँ पे बन रहा होगा? ये एक्चुअली में 1/4 है। अगर मैं इसके साथ 3/4 ऐड करूंगा तो 1 बनता है। ठीक है, अब इस 3/4 को एक्चुअली में बाई 200 के फॉर्मेट में हम बना लेते हैं। तो बाई 200 के फॉर्मेट में अगर मैं 3/4 को बनाना चाहता हूँ तो डिनोमिनेटर में 200 कब आएगा? जब मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी कर देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 150, नीचे आ जाएगा 200। तो जब ये वाली टर्म आएगी कब? 1/4 प्लस 150/200, ये जब आएगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये 3/4 है। 3/4 बोल लो या फिर ये वाली वैल्यू बोल लो, बात एक ही है, इसका वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ पे इस लास्ट वाले को देखोगे तो ये एक्चुअली में 0.9 है। ठीक है, और 0.99 के आसपास में प्लस 0.25 भी करोगे तो ये एक्चुअली में 1 पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है, कभी 2 बन ही नहीं रहा है। जिसका मतलब क्या हो रहा है कि आगे जितना भी वैल्यूज होंगी सब 1 पॉइंट समथिंग होंगी, उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो 1 पहली बार तो यहाँ पे बन रहा है, फिर उसके बाद में देखो, इसको अब ऐसे समझ लो कि हमारे पास में 1/4 है ना, और 1/4 प्लस 1/200 है। ये वैल्यू चलते हुए जा रही है, बीच में कहीं 1/4 प्लस 150/200 आ रहा है,
फिर उसके बाद 1/4 प्लस 151/200 आ रहा है, और फिर ये वैल्यू चलते हुए जा रही है, और लास्ट में 1/4 प्लस 199/200। ये अब देखो इसकी वैल्यू जीरो है ना, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इससे पहले वाली सारी टर्म्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो। यहाँ पे आएगा 1, पहली बार आ रहा है 150 पे 1। उसके बाद इससे सारे आगे वाली जितनी वैल्यूज है सब पे 1 1 1 आएगा, ठीक है। लेकिन कितनी बार आएगा? 150 से लेके, है ना, या फिर ऐसा बोल लो 151 से लेके, जिसमें 151 इंक्लूडेड है, 99 तक जाएंगे तो ये हमारे पास टोटल 49 टर्म्स है, और इसमें पहली टर्म 150 वाली वो, तो 50 टर्म्स हमारे पास में है। 50 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, जिसका आउटपुट आ जाएगा 50, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, उसको हम उसके इस तरीके से नेचुरल नंबर्स सॉरी इंटीजर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो, ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है कि अगर मेरे पास में ये है, ठीक, तो मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो इसको मैं x के लिए इससे बड़ी एक वैल्यू और इसके बराबर ये जो n है, अगर ये n के बराबर है यहाँ पे, जहाँ पे n एक इंटीजर वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे इसके अंदर होगा, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया है ना, यहाँ पे ये x आएगा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की जगह ये लिख लो कि इफ़ हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अगर n दे रखा है तो x की वैल्यू जो है वो n होगी और उससे n+1 से छोटी हो, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसका आउटपुट किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 2 आ रहा है, इसके ग्राफ से देखो इसका आउटपुट 2 कब आता है? इस लाइन पे आता है आउटपुट 2, और इस लाइन में x की वैल्यूज क्या है? ये है, जहाँ पे x 2 है और 3 तक जा रहा है। 3 एग्जैक्टली होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 3 होगा तो आउटपुट 3 आना लग जाएगा, ठीक है। हमको आउटपुट 2 चाहिए, तो ये हम बोल देंगे। वैसे ही इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करूँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन x नहीं है, कुछ और है, ठीक है। इस कुछ और को मैं बोल देता हूँ t। तो मेरे पास में यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू 3। तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी? ये 4 से छोटी और 3 से बड़ी इस केस में होगी। अब यहाँ पे रख दो 2x - 1, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1, ये हो गया 4। पूरी इनइक्वलिटी में 1 ऐड कर देते हैं, ऐड करने से इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5। पूरी इनइक्वलिटी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इनइक्वलिटी पे जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये आएगा, तो यहाँ पे 5/2। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जब 2 से 5/2 के बीच में होंगी, तो उस सिचुएशन में 2x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 3 आएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा ऐसा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर अंदर स्क्वायर है, ठीक है, अगर हमको स्क्वायर दे रखा है अंदर, तो हमको यहाँ पे पता है कि हम इसको मान लेते हैं t, ठीक है। सबसे आसान अप्रोच यही है कि t कहाँ से 5 से छोटा होगा, 4 है 4 से बड़ा होगा। अब t की जगह रख दो वापस से कि ये हो गया, तो ये तो x² है, ये यहाँ पे 5 आ जाए। अब हम क्या करते हैं, पूरी इनइक्वलिटी में रूट ले लेते हैं। एक तरीका तो ये होता है सॉल्व करने का, और एक तरीका ये होता है कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको एक सेकंड मान लो, और दोनों होना चाहिए, फिर दोनों के इंटरसेक्शन ले लो। बट वो थोड़ा सा लेंदी है, उसकी बजाय यहाँ पे सीधा ऐसा कर सकते हैं हम कि पूरे का रूट ले लेते हैं, ठीक है। जब हम पूरे का रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस आएगा, और जब यहाँ पे रूट लोगे इसको मॉड में लिख दो, ठीक है, जिससे बाकी वैल्यूज को प्लस माइनस में लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। अब ये बन गया बेसिक इनइक्वलिटी। बेसिक इनइक्वलिटी का कहानी ये है कि यहाँ पे मॉड के अंदर दे रखा है अपने को, ये भी हमने जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर सेकंड में मॉडुलस फंक्शन को जहाँ पे अपन ने कवर किया, वहाँ पे इस तरीके की इनइक्वलिटीज़ को काफ़ी थोरोली अपन ने डिस्कस किया, लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास की वीडियो, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें कंप्लीटली हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात की, उसका इनइक्वलिटी वगैरह सब कुछ के बारे में।
ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलते हैं कि चलो x जो है ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये 2, ये x, ये √5 आ जाएगा। लेकिन जब x लेस देन 0 है तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलता है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, ये √5। अब इस इनइक्वलिटी, ये माइनस एक्स की वैल्यू है, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो ये -2 आ जाएगा, ये x हो जाएगा, ये आएगा -√5, जिसको बेसिकली सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो ये x हो गया और ये -2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम या तो केस फर्स्ट हो सकता है, केस सेकंड हो सकता है, दोनों का हम ले लेते हैं यूनियन। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास में, एक -2 है, फिर उसके बाद -√5 है। -√5 पहले आएगी बेसिकली, -√5 यहाँ पे आ जाएगा, -2 यहाँ पे आएगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, √5 यहाँ पे आएगा। पहला केस हमारा क्या कह रहा है, 2 से √5 के बीच की वैल्यूज़ है ना, जिसमें 2 इंक्लूडेड है, √5 नहीं। दूसरे वाले केस में ये वाली वैल्यूज़, और दोनों का मेरे को यूनियन लेना है, तो x की वैल्यू -√5 से -2 यूनियन 2 से √5, और इन पे ओपन ब्रैकेट उधर आ जाए। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। इसको चाहो तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, वैल्यूज़ पुट करके यही आउटपुट यहाँ पे मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे इसका आंसर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे मॉड लगा दे रहे हैं। ठीक है, हर टाइप के जो पिछले लेक्चर्स उन सबको हम यहाँ पे इंक्लूड करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, तो मॉड x को मैं बोल देता हूँ t, तो मेरे पास फिर से क्या आ गया, t का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स टू 4, तो t की वैल्यू 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, एक ही टाइप का एग्जाम्पल या एक ही वैल्यू मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि समझने में हमको आसानी हो जाए, फिर क्वेश्चन तो काफ़ी इजीली बन ही जाता है, बस एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो। अब t की जगह यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा मॉड x और ये लेस देन 5। तो फिर से वही केस कि एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि x पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ गई 4 से 5 के बीच। एक बार नेगेटिव तो x नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -x आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये -5 हो जाएगा, ये x हो जाएगा -5। दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास -5 से -4 यूनियन 4 से 5 के बीच की वैल्यूज आ जाए, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, जिसमें वैसे बनाने को तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन हम काफ़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान हम नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो i हमारे पास में कोई भी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मेरे पास कोई भी एक, जैसे 2.7 + 3, अगर मेरे पास में ये एक वैल्यू है, तो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अभी तक के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि ये 5.7 हो गया, 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, चाहे वो प्लस साइन के साथ लिखा हुआ हो या माइनस साइन के साथ, उसको हम बाहर ले सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में 2.7 + 3 लिखा है ना, तो ये कह रहा है कि 2.7 को तो रहने दो और ये जो 3 है इस इंटीजर को बाहर ले लो, तब भी इसका आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि पहले वाले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 है तो आएगा 5, है ना। इसी को हम ऐसे भी बदल सकते हैं कि यही क्वेश्चन को कि ये भाई 2.7 + 3 लिखा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ 0.7 + 2 + 3, कैसे भी आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, जो बेसिकली हमारे पास में आ जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 5, और 5 को ले लेता हूँ बाहर, तो 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 5 आ गया, तो 0 + 5 यानी कि 5। इसी को हम और तरीके से भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि ये 2.7 + 3 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें 5 इसको हम किसी और वैल्यू का बेसिस मान लें, जैसे ये 5.7 है, ठीक है, 5.7 को मैं ऐसा कर देता हूँ 6 - 0.3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इस माइनस को बाहर नहीं ले सकते, बस हम ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास फ्रैक्शनल ये जो है वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू ये वाली,
ठीक है, इसका आउटपुट आएगा -1 जो कि हमको अल्टीमेटली देगा 5। आना आंसर वही है, उसको कैसे भी घुमा फिरा के हम यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कि प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, जैसे यहीं पे दूसरा एग्जांपल कि 2.7 -1 है ना, इसका आउटपुट अपने को पता है कि 1.7 और 1 आ जाएगा, लेकिन मैं चाहूँ तो 2.7 पे लगा दूँ और -1 को बाहर ले लेता हूँ तो 2 आ जाएगा, इधर -1 तो फिर भी 1 ही आएगा। इस तरीके से भी हम इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है इस तरीके के क्वेश्चन जिसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि उसको स्टैंडर्ड मेथड अपने पास में ये वाला था कि हम इससे सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। इसके अलावा अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको छोड़ दो एक बार, कि हमारे पास में ये लिखा है, ठीक है, 2x - 1। हमको पता है प्लस माइनस में अगर कोई इंटीजर होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो मैंने इस -1 को ले लिया बाहर, तो मेरे पास आ गया 2x = 4 हो गया। अब हमको पता है कि अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 4 के बराबर है तो उसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, ये आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा x, ये आएगा 5/2। बेसिकली आंसर यही आ जाएगा जो इधर दे रखा, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि x और y हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं जो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो इसकी आउटपुट बताना है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। जहाँ पे बेसिकली ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर। सिंस y के बराबर ये है और y के बराबर ये है तो दोनों वैल्यूज को हम बराबर कर देते हैं, तो एक साइड आ जाएगा ये, दूसरी साइड जो ये लिखा है ना, ये अंदर वाला, इसको मैं एक्चुअली में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लो कि भाई ये तो 3 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, इसको उधर ले जाता हूं, 6 को इधर ले आता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 9 लेफ्ट में, 6 + 3 करेंगे तो, और 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गए तो 1 बचा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में 9 आ जाएगी। वैसे चाहो तो यहाँ पे अब ये भी बोल सकते हो कि x की वैल्यू 9 से 10 के बीच में होगी, लेकिन उसकी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमको ये पूछा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अगर 9 है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y एक्चुअली में क्या है, 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो कि 9 है +3, तो ये आ गया 21। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + y। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि y की वैल्यू 21 है, y की वैल्यू चाहो तो बाहर भी निकाल लो, ये 21 आ गया, या फिर x की वैल्यू यहीं पे डाल देते तो 30 हो जाता तो भी सॉल्व हो जाता, या फिर चाहो तो इसको ऐसे कर लो, ये 9 + 21 हो गया, वैल्यू आ गई 30, और ये इसका आंसर हो जाए, क्योंकि सी ऑप्शन में हमको दे रखा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट भी अगर मैं लेता हूँ फिर दोनों को ऐड करता हूँ तो उसकी हमेशा 2 ही वैल्यूज आती हैं, कि जब वो इंटीजर होगा तो वैल्यू 0 आएगी, जब वहाँ पे x की जगह कोई भी एक नॉन इंटीजर वैल्यू लिखी होगी तो उसका आउटपुट -1 आएगा, फिर चाहे x प्लस में लिखा हो या माइनस में। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि x की वैल्यू मैं पहले 3.2 ले लेता हूँ। जब हम 3.2 ले रहे हैं तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस -3.2 का, तो पहले वाले की वैल्यू 3 आएगी, दूसरे वाले की वैल्यू -4 आएगी, तो आउटपुट -1 है। अब मैं x की जगह -3.2 लेता हूँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे -3.2 हो जाएगा, लेकिन अगले वाले में तो प्लस हो जाएगा, लिखा तो वही है, तो भी -1 ही आएगा। अब तो कोई और भी अगर हम लेंगे यहाँ पे 3.2 की जगह, वो हमेशा अपने को आउटपुट यही देगा, ठीक है। दूसरा चीज 0 कब आएगा, जैसे अब मैं x = 3 ले लेता हूँ, 3 अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3, दोनों इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डायरेक्ट हम हटा सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम ही नहीं करता, बेसिकली वो खुद ही इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर ही आ जाता है, जो अंदर लिखा रहता है वही बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, ये 0 आएगा। किसी भी और वैल्यू के लिए ले लो, 4 के लिए अगर करोगे तो भी यहाँ पे 4 और यहाँ पे -4, तो अल्टीमेटली आएगा 0 ही, ठीक है। अब अगर मान लो तुमसे बोला जाए चलो इसका ग्राफ बनाओ, है ना, वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक इस फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क,
लेकिन अब जब हमको ये इसकी पूरी कहानी पता चल गई है तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो गया। कैसे कि ये कह रहा है कि हमेशा आउटपुट उसका -1 आएगा, केवल इंटीजर्स पे 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं। ये भाई -1 है, इस -1 पे एक लाइन आएगी, बेसिकली इसका ये ग्राफ हो जाएगा, जिसमें बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होलो सर्किल आएगा, यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, इस वैल्यू को हटा दो, इतना। 2 पे अगर बात करोगे तो 2 पे इस वैल्यू को हटा दो और 2 पे यहाँ आ जाओ। 3 पे अगर बात करोगे तो 3 पे इस वैल्यू को हटा दो, 3 पे यहाँ आ जाओ। इस तरीके से ये चलता हुआ जाता है ना। ज़्यादा आगे तक हम जा नहीं रहे, कोई मतलब तो है नहीं। ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी अगर आओगे तो -1 पे इस वैल्यू को हटा देते हैं और -1 में यहाँ लगा देते हैं। -2 में इस वैल्यू को हटा दो और -2 यहाँ पे लगा, ठीक है। उसके साथ साथ 0 को भी भूलना नहीं है कि 0 पे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, 0 पे यहाँ आउटपुट आए। इस तरीके से इसका ग्राफ हम काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से इनफाइनाइट अगर लगा दिए जाएं तो इसका वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मान लो x की वैल्यू 3.21 है, ठीक है। अब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.21 के 3, है ना। अब इस पे कितना ही ग्रेटेस्ट, अब चाहे अगर मान लो मैं इस पे दूसरा लगा दूं, है ना, तो अंदर तो आ गया 3, अब तो 3 ही आएगा। अब चाहे एक और ऐड कर दो यहाँ पे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो यहाँ पे 3 ही आउटपुट मिलेगा। फिर एक और लगा दो, तब भी हमको यहाँ पे 3 ही आउटपुट मिलेगा। जिसका मतलब कि एक बार अगर काम कर गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि एक बार जो ये इंटीजर दे दिया, अब उसके बाद बाहर कितने भी लगा लो उसको कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे यूजलेस हैं। केवल एक बार ही हम यहाँ पे लगा रहे, बस इतने में ही इसका कहानी खत्म हो जाना है। तो कभी क्वेश्चन में इस तरीके का डरावना सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ मिले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे काम ही नहीं करे, केवल एक बार लिखा है, बस वही उतना मतलब। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक बार लिख दिया फिर इसमें लिख दिया तो, और इसी प्रॉपर्टी को पहले एक बार समझ लो, फिर इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाने वाला टाइप का भी बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपने को ये दे रखा है। अब ये जो है ये वाली वैल्यू, ये तो हमको पता है कि एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग गया तो इंटीजर देगा। जब ये इंटीजर देगा तो हमको पता है इंटीजर को हम बाहर लिख सकते हैं, तो हो गया काम। जैसे 3.2 है मेरे पास, ठीक है, हमारे पास है 3.2 प्लस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, ये तो 3.2 हो गया, ये हो गया 3, ये वैल्यू तो 3 देगा। अब इस 3 को तो हम बाहर ले सकते हैं, है ना। तो एक तो 3.2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3, जो एक्चुअली में 6 ही आएगा। और इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 3.2 को अलग लिख दिया, सिंस इसका आउटपुट एक इंटीजर आएगा तो मैं मान लेता हूं ऑलरेडी कि इसका इंटीजर कुछ ना कुछ t आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसका इंटीजर जो है t आएगा, तो हम तो t को बाहर कर ही सकते हैं, है ना। और t एक्चुअली में क्या है? t एक्चुअली में 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये 2 टाइम्स हो गया 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। वही चीज ये यहाँ पे कह रहा है। अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक बार लगा दिया, फिर प्लस, है ना, फिर ऐसे x लिख दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर x लिख दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से ये कहानी चलती ही जा रही, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये टोटल x जो है यहाँ पे 2025 टाइम्स लिखा है, जिसका बेसिक सा मीनिंग केवल ये इतना कहना चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है अलग अलग ऐसे, है ना, 2025 टाइम्स लिखे हैं, जिसको हम 2025 टाइम्स ऑफ x लिख सकते हैं। खत्म हो गया। अब एक बार वाले की वैल्यू निकाल लो, 2025 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इतना डरावने वाला काफ़ी सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है, इसको भी समझ लो। इसको अगर मान लो मैं नॉर्मल तरीके से निकालूंगा तो मेरे को यहाँ पे पता है कि 3.14 है, इसके साथ 2.71 ऐड किया तो ये 5.88 के आसपास में कुछ आ रहा है, ठीक है। जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वाले का, अंदर वाले का 5 आएगा, है ना। ये 5 आ गया। 5 9.2 में से 5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एक्चुअली में 4.2 आएगा।
4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 के साथ अगर मैं 2.3 ऐड कर दूंगा और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो मेरे को पता है 6 आ रहा है, क्योंकि टोटल 6.3 हो जाएगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 होगा। अब हम जो पिछली प्रॉपर्टी पढ़े हैं या ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसका कहना ये है कि जितनी बार भी लिखा है ना, सबको उसके साइन के साथ में अलग अलग ले लो। अलग अलग लेने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले ये अंदर वाले को उठाओ, बाहर लिखो। ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस ई, इसके आगे माइनस है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर अगर प्लस माइनस में लिखा है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 9.2 है, इसको भी बाहर ले लो, हो गया। फिर उसके बाद में 2.3, बस इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे ये 2 हो गया, ये 9 आ गया। इसकी बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास में देखो ये कितना आ रहा है, ये 3.14 और ये 2.71, तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ गया 11 माइनस 5, तो मतलब 6, बचेगा वही आंसर जो पहले आ रहा था, बस दिखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का ये हो सकता। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वलिटीज़ के बारे में। इनइक्वलिटीज़ में पहला इनइक्वलिटी अपने पास में ये है कि जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी इंटीजर के इक्वल या ग्रेटर देन दे रखा है, तो हमको ये पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको आउटपुट में इंटीजर देगा। जब आउटपुट में इंटीजर देगा तो इस केस में कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है, 3 आ सकता है क्योंकि लिखा है, 4 भी आएगा तो भी सेटिस्फाइड है, 5, 6, 7, 8 ये सब आ सकता है, ठीक है। जिसका मतलब अब ये वैल्यूज कब आ सकती हैं, जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी रहे। 3 रहेगा तो 3 आ जाएगा, 3.1 रहेगा तो भी 3 आएगा, 3.99 रहेगा तो भी 3 आएगा, लेकिन जैसे ही 4 होगा तो 4 आ जाएगा, और 4.1 होगा तो 4 आएगा, 4.99 रहेगा तो 4 आएगा, 5.1 रहेगा तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाए। वहीं पे अगर मान लो ये दे रखा है, अब नेगेटिव में दे रखा है, ठीक है, अब नेगेटिव में दे रखा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग जनरली स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, लेकिन इतना है नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका आउटपुट -3 हो सकता है, इससे बड़ा -3 से बड़ा वैल्यू -2 है, ठीक है, ना कि -4, ये बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0, 1, 2, 3। अब ये कब आ सकती हैं, किन किन x की वैल्यूज पे, जब x की वैल्यू -3 होगी तो -3 आएगा, और -2.9 होगी तब भी 3 आएगा, -2.1 होगी तब भी 3 आएगा, -2 होगी तो -2 आएगा, -1.9 रहेगी तो -2 आएगा। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, अगर ऐसे लिखा होता है किसी भी इंटीजर के साथ में तो डायरेक्टली उसको कर दो, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा बदल भी जाएगी जब ये आएगा, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू वाला केस, जब लेस देन इक्वल टू वाला केस है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस हमारे पास में था तो उसमें 3, 4, 5 था। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 3 रहेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको 3 मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 मैंने रख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 आएगा, जो कि 3 से छोटा है ही नहीं। तो अब हमको रखना पड़ेगा 2, है ना। 2 रखेंगे तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी। बेसिकली इससे छोटे इंटीजर्स हमको देखने हैं, इसके बराबर या इससे छोटे। 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा। लेकिन ये कब आएंगे, ये तब आएंगे जब x की वैल्यू 3 हो, है ना। x की वैल्यू ये 3 कब आई, जब x की वैल्यू 3.1 रहे, 3.2 रहे तो भी 3 आएगा, 3.4 रहेगी, 3.99 रहेगी तब भी उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 आई। लेकिन 4 जैसे ही हो जाएगी तो 4 आ जाएगी। तो 4 से छोटी सारी की सारी x की वैल्यूज पे ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, सेटिस्फाइड होगी, x की वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, ये सारी के सारी। वहीं पे ये वाला केस है, तो ये कब कब होगा, जब -3 आ जाएगा, फिर -4, -5, -6, -7। अब कहानी थोड़ा उल्टा चल रही है पिछले के कंपैरिजन। वहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से चल रही थी, यहाँ पे उधर के अपोजिट साइड में चल रही। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -2.1 भी अगर हुई तो भी उसका आउटपुट -3 आ जाएगा, -2.0001 भी हुई तो भी आउटपुट यहाँ पे हमारे पास में -3 आ जाएगा। तो -2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बस -2 नहीं होना चाहिए। तो उन सारी की सारी कंडीशंस में ये वाली
प्रॉपर्टी बेसिकली हम लगाते हैं कि अगर कोई इंटीजर से लेस देन है और इक्वल टू है तो उसके अगले वाले इंटीजर से लेस देन होगा, बस इक्वल टू का साइन हटा देना। अब अगर ग्रेटर देन वाले केसेस हो, है ना, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केसेस थे, अब ग्रेटर देन वाले केस, तो जैसे x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सब कब आएंगी? जब x की वैल्यू या तो 4 हो या 4 से बड़ी, क्योंकि 4 पे 4 मिल जाएगा। इसके बाद वाला देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमको आउटपुट में इंटीजर ही देगा, और ये इसके बाद वाला इंटीजर 3 से बड़ा, यहाँ पे 4 होगा तभी तो सेटिस्फाइड होगा। चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा है, तो फिर उसी का केस हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस के लिए बात कर लेते, ये -3 से यानी कि -2 आएगा, है ना, फिर -1 आएगा, फिर -0, तो मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से आएगा, जिसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी, तभी जाके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, क्योंकि -2 पे -2 मिलेगा जो कि -3 से बड़ा है, और -3 से जस्ट बड़ा इंटीजर अपने को चाहिए, फिर उसके बाद सारे के सारे बड़े वाले इंटीजर, यानी कि ये सब आउटपुट में कब पॉसिबल हैं, ये चीज़ें हम बेसिकली यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि अब अगर मान लो लेस देन वाली प्रॉपर्टी रहे तो, है ना, ये इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज जो हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसका कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, है ना, तो मेरे हिसाब से अब तो आ भी गया होगा, है ना, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब निकाल भी सकते हैं हर बार, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आगे चल के हम क्वेश्चंस में ये सब प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर मान लो जैसे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लेस देन 3 दे रखा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, इससे 3 यानी कि 2 आ सकती है इसकी वैल्यू, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, -1 -2 ये सब आ सकती है, लेकिन ये कब आएंगी? जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। जैसे ही 3 होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आ जाएगा, लेकिन 2.999 भी होगी तो भी उसका इंटीजर आउटपुट हमको 2 मिलेगा, और 1 के लिए 1 मिलने के लिए 1.99 तक मिलेगा, वही केस। इसी तरीके से इसमें बात कर लो कि ये कब आएगा, ये एक्चुअली में तब आएगा जब हमारे पास -4 हो, माइनस यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है, देखो, हाँ, -4 हो, -5 -6 ये सब आ जाए। ये कब आएगा? जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, यानी कि -3.1 भी अगर यहाँ पे x की जगह मैं रखूँगा तो उसका आउटपुट मेरे को -4 मिलेगा, -3.2 भी रखूँगा तो भी वही मिलेगा, लेकिन -2.1 अगर मैंने रख दिया तो -3 मिलेगा, पर -3 से तो लेस देन हमको चाहिए, वो इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं, पहला क्वेश्चन हमको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे बोला ये हमारे पास में इनइक्वलिटी है और इसमें x की जगह -x रख दिया हूँ, है ना। अब -x अगर मैं रख दिया हूँ तो मैं इसको t मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में ये कह रहा है -2, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, और ये 2.1। अब यहाँ पे ये नॉन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर देखो हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको ये पता है कि पहले वाला केस हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे t के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -2 से बड़ी है। -2 से बड़ी अगर है तो मतलब -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ये सब हो सकती है। और ये कब होगी? जब t की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी, ठीक है, और इक्वल टू हो जाए, क्योंकि जैसे ही -1 रखोगे तो -1 आउटपुट मिलेगा, और -1 से बड़ी यानी -0.99 भी रखोगे तो भी हमको -1 ही आउटपुट में मिलेगा। तो यही चीज़ हमको चाहिए। दूसरा केस हमारा क्या है? दूसरा केस हमारे पास में यहाँ पे है कि t की वैल्यू लेस देन 2.1 है, ठीक है, लेस देन 2.1 है, इसको ऐसे बोल दूँ कि इसकी वैल्यू 2 है या 2 से छोटी है, क्योंकि इससे ये तो इंटीजर ही आउटपुट देगा ना, 2.1 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू 2 कब आएगी और 2 से छोटी कब आएगी? जब यहाँ पे t 2 से छोटा रहे, 2 रहे या 2 से छोटा रहेगा तब भी हमको यही सीन मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें? अब देखो ये हमारे पास में पूरा केस हो चुका है, तो इसके लिए अच्छा यहाँ पे 2 कब कब आएगा? ये देखो गलती कर दिया ना, यहाँ पे गलती ये कर दिया कि 2
जब मेरे को मिलेगा इसका आउटपुट तो 2.1 पे भी 2 मिलेगा, 2.3 पे भी 2 मिलेगा, 2.9 पे भी 2 मिलेगा। तो यानी कि t की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो और अब देखो, अब हमने t निकाला है, लेकिन यहाँ पे t हमारे पास में, ये तो हमने माना है, तो इसकी वैल्यू -1 से बड़ी है, तो x पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे आ जाए, ये -x <3 है, तो x ग्रेटर देन -3। तो पहले वाला केस भी होना चाहिए, ये वाला भी तो होना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, तभी जाके सेटिस्फाई होगा। तो दोनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन। जब दोनों का इंटरसेक्शन अगर मान लो मैं लेता हूँ तो कैसे लेंगे हम, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स रख दो, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1। पहले वाला केस कह रहा है कि 1 या 1 से छोटी वैल्यूज़, दूसरे वाले कह रहा है कि -3 से बड़ी वैल्यूज़। तो x की कॉमन वैल्यूज़ क्या आ गई, -3 से बड़ा और 1 को इंक्लूड करके ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेंगी या x की वैल्यूज़ होंगी, जो कि पहले ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, ये तो हो ही गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा वाला दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से हमको क्या करना है, इसको मान लेते हैं t, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम केवल समझ रहे हैं, वैसे अगर तुम याद कर लोगे तो काफ़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अगर याद भी नहीं है तो भी इजीली हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास में -3 आ गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों केसेस लगा देते हैं। दोनों केसेस अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरे पास पहले वाला तो ये वाला केस है कि t का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये <= 3, तो यहाँ पे t आ जाएगा 4 से छोटा। क्यों? क्योंकि 3.1 पे भी 3 मिलेगा, 3.99 पे भी 3 मिलेगा। ये हमारे पास में केस हो गया। दूसरा, इधर आ जाओ, इधर की बात करोगे तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 = -3, ठीक है। तो ये -3 मेरे को कब मिलेगा, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एक्चुअली में मिल जाएगा मेरे को -3 पे, ठीक है। -3 पे तो ये अपने को मिलेगा ही मिलेगा, -2.9 पे भी -3 आएगा, -2.1 पे भी -3 आएगा, -2.4 पे भी आएगा, -2.1 पे भी, 2.001 पे भी। ये हमारे पास में केस होगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाला केस भी होना चाहिए, सेकंड वाला केस भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, अच्छा एक सेकेंड ना, लेने से पहले हम तो यहाँ पे क्या है, अभी तो t है हमारे पास, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही, बाद में निकालने की बजाय। कि यहाँ पे अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास 2x + 4 > -3 है, ठीक है। तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो 4 माइनस उधर कर देता हूँ, तो ये 2x आ गया, ये -7 हो गया। तो x क्या आ गया, > -7/2। ये पहले वाला केस है। दूसरे वाले केस में हमारे पास में ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 4 <4, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 2x <0, ये आ जाएगा x <0। तो x 0 से छोटा होना चाहिए, -7/2 से बड़ा होना चाहिए। दोनों वैल्यूज़ का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो x की वैल्यू -7/2 से 0 तक आ जाएगी, जिसमें -7/2 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि डी ऑप्शन जो हमको दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है। हमारे पास में ये एक इक्वेशन है जहाँ पे ये जो लिखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। अब देखो, हम स्टार्टिंग में भी यहाँ पे देखे थे कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली में इसके दो ही आउटपुट पॉसिबल है ना, या तो 0 होगा, 0 कब होगा, जब x इंटीजर होगा, -1 कब होगा, जब x नॉन इंटीजर होगा। तो हम दोनों केसेस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि जब x इंटीजर है, जब x या x की वैल्यूज इंटीजर हैं तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। तो 0 = x² - 5x + 5 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर लेते क्योंकि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको। तो ये 5 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 25 - 20 और /2। तो ये आएगा 5 ± √5 /2। तो बेसिकली यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 5 + √5/2, दूसरी आ रही है 5 - √5। तो दो सॉल्यूशन हो गए,
बट एक्चुअली में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x एक इंटीजर है, ये थोड़ी ना इंटीजर है, रैशनल नंबर है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये दोनों इसके अंदर आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, तो यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। अभी केवल हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट में क्या है कि जब x इंटीजर नहीं है, जब x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x² - 5x + 5 इक्वल्स टू -1। तो -1 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा +6। अब इसके दो फैक्टर हो गए, x - 2 और x - 3। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन हो गए, बट एक्चुअली में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x इंटीजर है ही नहीं। जब x इंटीजर ही नहीं है तो इसके आउटपुट जो इंटीजर आ रहे हैं उनको हम इंक्लूड कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू आ ही नहीं रही जो यहाँ पे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे हो जाएंगे 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक सेकेंड थोड़ा सा सही कर देता हूँ, है ना। हमारे पास में ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे बात कर रहा है डोमेन के बारे में। वैसे डोमेन अगर मान लो आपको नहीं पता तो इसका बेसिक सा मतलब है इनपुट, है ना। अभी के लिए केवल इतना समझ लो कि इनपुट है, यानी कि x की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो अगर मान लो अपने को ये सब दे रखा है, fx के अंदर ये सब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, जिसके लिए देखो सबसे पहली कंडीशन कि अगर मान लो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है हमेशा, और इक्वल टू 0। लेस देन 0 जैसे ही होगा तो रूट के अंदर वाली वैल्यू तो कोई रियल आउटपुट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है तो अब देखो, वैसे तो क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको कंफ्यूजन कुछ हो ना तो हम इसको t मान लेते। तो t माने तो ये क्या हो गया, t² - 3t + 2 इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि t - 2 हो गया एक, और एक t - 1 होगा। आई होप तो सबको फैक्टर्स निकालना आता होगा, ठीक है। अब ये अगर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका इंटरवल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लो। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट है जहाँ पे फैक्टर्स की वैल्यू 0 आए या नॉट डिफाइंड आए। तो यहाँ पे 0 कहाँ कहाँ पे आ रही, 1 और 2 पे। 1 पे वो वाला 0 हो जा रहा है, 2 पे ये वाला 0 हो जा रहा है। तो अब जैसे मैं 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो पहले वाला पॉजिटिव रहेगा, दूसरे वाला भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा। 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, जिससे अल्टीमेटली नेगेटिव हमको मिलेगा। और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे, 0 डाल के देखेंगे, -2 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो अल्टीमेटली अपने को माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाएगा। और इक्वल टू का साइन है तो मतलब 1 को भी इंक्लूड करना है, 0 को भी इंक्लूड करना है, तो ये वाला हमारे पास में इंटरवल आ गया। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि t लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये हमारे पास में दो केसेस। अब लगा देते हैं। पहला केस हमारा क्या कह रहा है कि जब t ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर t इतना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 कब आएगा, 1 पे, और 1 से छोटा कब आएगा, 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। दूसरे वाला केस आ जाओ। दूसरे वाला केस क्या है, t यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2 कब होगी, 2 पे, और 2.1 पे भी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 जो है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक्चुअली में 2 आएगा, क्योंकि 1.9 पे भी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। 2 पे तो आएगी, 2.1 पे भी 2 आएगा, 2.2 पे भी 2 आएगा, 2.9 पे भी 2 आएगा। तो एक केस ये वाला, एक केस ये वाला। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, यहाँ पे डोमेन इसका हो जाएगा हमारे पास में, ये पहला वाला कहना चाह रहा है कि देखो जो 2 है केवल एक क्रिटिकल पॉइंट है,
पहला वाला कहना चाह रहा है कि 2 या 2 से छोटी वैल्यूज, दूसरे वाला कहना चाह रहा है 2 को भी इंक्लूड करो तो 2 से सारी बड़ी वैल्यूज। तो अब इन दोनों का मेरे को यूनियन लेना है, क्योंकि या तो केस फर्स्ट हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे भी और लगा है। तो जब यूनियन लोगे तो सारी की सारी वैल्यूज कंबाइन करेंगे। यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, सारी की सारी वैल्यूज आ जा रही हैं। तो बेसिकली ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी, जिस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन, डोमेन वाले क्वेश्चंस, इनइक्वलिटी टाइप वाले क्वेश्चंस, कुछ अलग टाइप की फंक्शनल इक्वेशंस वाले टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी डीपली और थोरोली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा है। आई होप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.